चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, अवधेंद्र कुमार गांगुली, रविंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस? रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधेंद्र कुमार गांगुली। चलिए आगे देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग कब बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग कब बनाई? बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग कब बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग कब बनाई? कई लोग गलत आंसर कर रहे हैं। पहला विकल्प है 1998 में, दूसरा है 1905 में, तीसरा है 1907 में और चौथा है 1902 में। सही आंसर क्या है? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा। अच्छा, ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है। 1905 में। हाँ, 1905 में भारत माता की पेंटिंग इन्होंने 1905 में बनाई। और एक कब बनाया था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या? बंगाल विभाजन के समय पर इन्होंने बनाया था। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन क्या था साथियों? बंगाल जो अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, ये बंगाल का विभाजन नहीं, पूरा बांग्लादेश, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, बहुत सारा हिस्सा बिहार, झारखंड का, उड़ीसा का, ये पूरा बंगाल था। तो अंग्रेजों ने इसका विभाजन करने का फैसला लिया था और उसके पीछे वजह ये थी कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका मुख्य केंद्र बंगाल था। ठीक है ना? क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बंगाल था। तो अंग्रेजों ने प्लान किया कि इस बंगाल को ही बांट करके दो प्रेसिडेंसी बना देते हैं ताकि ये लोग आपस में भी बट जाए। ठीक है ना? तो जब बंगाल विभाजन की बात सामने आई तो लोगों ने इसका जम करके विरोध किया और उसी विरोध के स्वर में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई। और इसके अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई और वहीं से कहा जाता है कि आइडिया ऑफ इंडिया का जन्म, आइडिया ऑफ इंडिया का जन्म हुआ भारत माता की पेंटिंग से। है ना? और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है भाई? एक विचार ही तो है कि जो है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक हम लोग एक छतरी के नीचे आते हैं, जुड़े हुए हैं। ये आइडिया ऑफ इंडिया ही है। ठीक है ना? उससे पहले लोग छोटे छोटे स्थानों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब भारत माता की अवधारणा आई कि एक भारत है, तब जाकर के लोग एक जो है देश के लिए लड़ने लगे। तो ये 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम पर बनाया गया था। और बंगाल विभाजन का इतना विरोध हुआ कि अंग्रेजों को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा और 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है ना? इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पेंटिंग कब बनाया? 1905 ईस्वी में। अवनींद्रनाथ टैगोर की और पेंटिंग कौन कौन सी है बताइए आप लोग। चलिए, अवनींद्रनाथ टैगोर के महत्वपूर्ण पेंटिंग कौन कौन सी है? अवनी बाबू बताइए। गणेश जननी, कृष्ण चरित्र, बुद्ध चरित्र,
सूर्य पूजा, स्वतंत्रता का स्वप्न, स्वतंत्रता का स्वप्न, स्वतंत्रता का स्वप्न। शाहजहां का अंतिम दिन, शाहजहां का अंतिम दिन, शाहजहां का अंतिम दिन। हाँ, स्वतंत्रता का सपना, सूर्य पूजा, बुद्ध जन्म, बुद्ध का जन्म, बुद्ध जन्म। और बताइए। अरेबियन नाइट्स श्रृंखला, भारत माता तो हमने कर ही लिया है। अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, कजरी, कजरी, देवदासी, भिक्षा, औरंगजेब, औरंगजेब, चंडी ओम कृष्ण मंगल, चंडी ओम कृष्ण मंगल, चंडी ओम कृष्ण मंगल, देवदासी, देवदासी, शुक्लाभिसारे, 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 देवदासी, देवदासी, शुक्लाभिसारे, देवदासी, औरंगजेब हो गया। ताज को निहारता शाहजहां, ताज को निहारता शाहजहां, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं अवनी बाबू के, इसके अवनी बाबू के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एमएफ हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? एमएफ हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? 1966 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में या 2004 ईस्वी में? मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार, आप जानते हैं कि इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिला हुआ है, इनको तीनों पद्म सम्मान मिला हुआ है? तो पूछ ये रहा है कि इनको पद्म विभूषण कब मिला? क्या पद्म विभूषण कब मिला? हाँ, 1991 में, बिल्कुल। तो पद्म विभूषण को मिला है 1991 में। पद्मश्री कब मिला है? पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री सम्मान इनको कब मिला है? हाँ, पद्मश्री इनको मिला है साथियों 1966 में। तो श्री मिला है इनको 66 में, भूषण मिला है इनको 73 में, और विभूषण मिला है 1991 में। ठीक है ना? 66, 73, 91।
एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ? बताओ प्यारे। एम.एफ. हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म कब हुआ? 1915 में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र सोलापुर में हुआ। ठीक है ना, 1915 में सोलापुर में इनका जन्म हुआ। सोलापुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। लेकिन जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ पर हुई? वो मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में, क्योंकि इनके फादर नौकरी करते थे तो वो इंदौर आ गए थे और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने इंदौर में ही देवला लीकर से प्राप्त किया था। उसके बाद ये मुंबई जाते हैं और जे स्कूल ऑफ आर्ट से भी ये पढ़ाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था? अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था? जयाप्पा स्वामी, रतन परिमू, ओशी गांगुली या दिनेश्वर नाद करणी? अवनींद्रनाथ टैगोर एंड आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? ये सब किताबें इतनी महंगी हैं, आप गूगल करके देखिएगा। 1400-1500 रुपए की किताबें आती हैं। 1000 रुपए से नीचे कोई किताब ही नहीं है। तो कला में लोगों की रुचि कैसे बढ़ेगी? ये पुस्तक किसका है? जया अप्पा स्वामी का है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जया अप्पा स्वामी। जया अप्पा स्वामी का है। जया अप्पा स्वामी। जया अप्पा स्वामी। आगे देखेंगे, पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? कागज, कपड़ा, ताड़पत्र या दीवार? पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? कागज, कपड़ा, ताड़पत्र या दीवार? पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? कागज, कपड़ा, दीवार या ताड़पत्र? सही आंसर क्या हो जाएगा? ताड़पत्र पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? ताड़पत्र पर। ये सही हो जाएगा, ताड़पत्र। इंडियन पेंटिंग व स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इंडियन पेंटिंग व स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बताइए। इंडियन पेंटिंग व स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, स्वर्गीय राय कृष्णदास, डब्ल्यू.जी. आर्चर या ई.बी. हेबल?
इंडियन पेंटिंग व स्कल्पचर किसका है? अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल का है। किसका है? ईबी हेबल, अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल, ईबी हेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? राजस्थानी को, अजंता को, मुगल को या पहाड़ी को? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? इंडियन क्लासिकल पेंटिंग टेक्निक, किसको? अजंता को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजंता को। हाँ, अजंता को भारतीय चित्रकला का शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है, अजंता की कला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कृति बधू का श्रृंगार व ब्रह्मचारी जो कि कैनवास पर तैल रंग से चित्रित है, कैनवास पर तैल रंग से चित्रित है, चित्रकार का नाम बताइए किसका है? अमृता शेरगिल, बी प्रभा, अंजलि इला मेनन या यामिनी राय? बधू का श्रृंगार व ब्रह्मचारी, बधू का श्रृंगार व ब्रह्मचारी किसका चित्र है? बहुत ही सिंपल है। किसका है? अमृता शेरगिल का है। किसका? अमृता शेरगिल का। इनकी कुछ और चित्र क्या क्या है? अमृता शेरगिल के और चित्र क्या क्या है? भिखमंगे किसका है? हाँ, भिखमंगे। टोरसो, जिप्सी गर्ल, हल्दी पीसती औरतें, हल्दी पीसती औरतें, पर्वतीय पुरुष, एवं महिला, पर्वतीय पुरुष एवं महिला। हाँ, जिप्सी गर्ल, हाँ, टोरशो, 3 लड़कियां, बाजार जाते दक्षिण भारतीय लोग, बाजार जाते दक्षिण भारतीय लोग, बाजार जाते दक्षिण भारतीय लोग। बधू का श्रृंगार तो क्वेश्चन में ही था, तो हो गया। हाथी का स्नान, हाथी का स्नान, फल बेचने वाले, फल बेचने वाले, फल बेचने वाले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं अमृता शेरगिल के। चलिए आगे बढ़े। ठीक,
ये कैसा सवाल लिखा हुआ भाई। आका रिजा चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी थी? इसका विकल्प शायद दूसरे पेज में चला गया है। आका रिजा चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी थी? आका रिजा चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी थी? अकबर, जहांगीर, बाबर और हुमायूं। बताइए, आका रिजा को नियुक्ति किसने दी थी? आका रिजा को नियुक्ति किसने दी थी? अकबर ने दिया था। अरे नहीं चाचा, अकबर होगा। अकबर के टाइम ही आका रिजा को नियुक्ति मिलता है। अकबर सही हो जाएगा। ये सवाल गलत तरीके से यहाँ पर स्पेस छूट गया है। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है डिज्नी पर, हंगामा पर, जेनेटिक्स पर या पोगो पर? बताइए। आर्ट अटैक, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है, ये डिज्नी पर आता है साथी। किस पर? डिज्नी पर। डिज्नी। हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण किस शैली की विशेषता है? हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण किस शैली की विशेषता है? राजस्थानी, कंपनी, पहाड़ी या मुगल? हाथी दांत पर चित्रण किस शैली में हुआ है? हाथी दांत पर चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली में। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में हुआ। हाथी दांत पर चित्रण राजस्थानी शैली में। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कोक्स क्षेत्र, यानी कि लास्को का क्षेत्र है पश्चिमोत्तर जर्मनी में, दक्षिण फ्रांस में, पूर्वी स्पेन में या उत्तरी इटली में? बताइए। लास्को की गुफा कहाँ स्थित है? कई लोगों को कंफ्यूजन है कि कंपनी में हुआ है कि राजस्थानी में हुआ है। मेरी जानकारी के हिसाब से राजस्थानी में विशेषता हुआ है। फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं एक बार चेक जरूर करूंगा। हाँ, क्रॉस चेक करूंगा, हो सकता है कि ऐसा हो। ठीक है, मैं देखूंगा इस पर। हाँ, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कोस क्षेत्र स्थित था। ये दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का हिस्सा है। किसका?
दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का हिस्सा है? लास्को की गुफा। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने कंपनी शैली पढ़ा है हाथीदार, टेंशन मत लीजिए, हम उसको क्रॉस चेक करेंगे और कल बिल्कुल कंफर्म कर देंगे। ठीक है जी। चलो, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस, तो लास्को की गुफा कहाँ है? जो है पश्चिमी फ्रांस में। इसका खोज किसने किया था? लास्को गुफा की खोज किसने की थी? लास्को गुफा की खोज किसने की थी? हाँ, अलवर शैली राजस्थानी में तो हुआ ही है, वो तो कंफर्म है। अब राजस्थानी पहले आता है कंपनी से, राजस्थानी में तो हुआ है कंफर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी कंपनी में भी हुआ है। चलिए, मार्शल रेबिडेट ने मार्शल रेबिडेट मार्शल रेबिडेट ने इसकी खोज की थी। मार्शल रेबिडेट ने इसकी खोज की थी। कब किया था? 1940 में। 1940 में 1940 एडी में मार्शल रेबिडेट ने इसकी खोज की थी। मार्शल रेबिडेट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? लखनऊ में, अजमेर में, उदयपुर में या कन्याकुमारी में? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अजमेर में। अजमेर कहाँ है? ये राजस्थान है में। चलिए आगे देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या शैव? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध ने क्या कहा था? दुखों का कारण क्या है? डिजायर्स, इच्छा। हाँ, इसको तृष्णा भी कहा जाता है। तृष्णा, डिजायर्स, यानी कि इच्छा जो है वो दुखों का कारण है। और इच्छाओं से निवृत्त कैसे हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे कि इन मार्गों का अनुसरण करके आप इच्छाओं से निवृत्त हो सकते हैं और जन्म और मरण के इस जंजाल से मुक्ति पा सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग किसने बताया था? बुद्ध ने बताया था, इसीलिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? गिटार, बांसुरी, सितार या वायलिन? गिटार, बांसुरी, सितार या वायलिन? प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वायलिन।
वायलिन बजाने में निपुण थे। ऐसी मान्यता है कि जब हिटलर ने यहूदियों को मारना स्टार्ट किया जर्मनी में ही रहते थे ना अल्बर्ट आइंस्टीन, और तब जब ये भागे, बाद में अमेरिका में जाकर के शरण लिया, तो जब वहां से भागे तो अपने साथ और कुछ नहीं लिया, केवल अपना वायलिन लिया और वायलिन लेकर के भागे। हाँ, वायलिन बजाते थे। बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? त्राइफेयर्स के गुफा में, पक मले, ये कौन सी गुफा है भाई? अल्तामीरा गुफा में, लास्को की गुफा में। बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्राइफेयर्स की गुफा। हाँ, तीन भाइयों की गुफा, त्राइफेयर्स की गुफा। बांसुरी बजाता ओझा त्राइफेयर्स की गुफा में। महात्मा गांधी कला बीथिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला बीथिका कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या कानपुर में? महात्मा गांधी कला बीथिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला बीथिका कहाँ स्थित है? हाँ, ये कहाँ है साथियों? ये इलाहाबाद में है। अब प्रयागराज कौन है? तो योगी जी बहुत कुटाई करेंगे। प्रयागराज नाम बदल दिए, फिर भी इलाहाबाद कह रहे हो। प्रयागराज। प्रयागराज। पवन जैन जी पूछ रहे हैं बीथिका क्या होता है? बीथिका मतलब गैलरी, आर्ट गैलरी जो होता है ना, गैलरी। आगे देखेंगे, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? पिरामिड, मकबरा, मस्तबा या आवास? कौन सा निर्माण मृतकों के कला से संबंधित नहीं है? पिरामिड भी मृतकों की कला से संबंधित है। आप देख रहे हैं कि मिस्र की कला में आपको पिरामिड देखने को मिलेगा। हाँ? मकबरा क्या है? लोगों के दफनाने की ही जगह होती है। हाँ? जैसे शाहजहां ने मकबरा बनवाया था। ताजमहल, ताजमहल क्या है? मुमताज बेगम का मकबरा है। जब तक जिंदा थी तब तक हरम में पड़ा हुआ था, अब मर गए जब ताजमहल बनवा दिया। खुद थोड़ी बनाया है। इतना गर्व से बोलते शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, अरे वो तो हरम में तब भी पड़ा हुआ जब ताजमहल बन रहा था। बीबी मर गई, कोई पता नहीं। 12 बच्चे हैं, अगला बच्चा पेट में था जब उसकी मृत्यु हुई थी। हरम में तभी भी पड़ा हुआ था। उसको प्रेम का प्रतीक मानते, वो तो क्रूरता, नफरत, अन्याय, शोषण का प्रतीक है ताजमहल। प्रेम का प्रतीक जानते हैं क्या है? माझी द माउंटेन मैन ने जो पर्वत काट डाला, दशरथ माझी, हाँ, पूरा रास्ता बना दिया, वो प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल क्रूरता का प्रतीक है साथियों, शोषण का प्रतीक है। तो साथियों क्या हो जाएगा? आवास। आवास जो है ये
जिंदा लोगों के रहने की जगह होती है। आवास जो है वो जिंदा लोगों के रहने की जगह होती है। चलिए, पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? यथार्थवादी, अमूर्तन, लोक कला या रहस्यवादी? वान गाग की बात क्यों हो रही है? देख रहा हूं कई लोग वान गाग के बारे में लिख रहे हैं। अचानक वान गाग की बात क्यों होने लगी? कुछ लोग आपस में बतिया रहे हैं क्या? हाँ, पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? अमूर्तन शैली के लिए। किसके लिए? अमूर्तन शैली के लिए। अमूर्तन शैली के लिए, ठीक है ना? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमूर्तन शैली के लिए। पाब्लो पिकासो का संबंध साथियों किससे है? घनवाद से। घनवाद, ठीक है ना? घनवाद। और घनवाद किस पर आधारित है? यहाँ इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो ज्यामितीय रूपांकनों के हैं। ज्यामितीय रूपांकन, हाँ, ज्यामितीय रूपांकन मतलब अगर चेहरा बनाया जाए तो बिल्कुल वृत्त बना दिया जाए, वृत्त बनाया जाए, शंकु बनाया जाए, त्रिभुज बनाया जाए और उनको जोड़ करके आकृतियां तैयार किया जाए तो घनवाद होता है। तो इसमें सादृश्यता का अभाव हो जाएगा। किसका? सादृश्यता का। और सादृश्यता का अगर अभाव होगा तो कला अमूर्तन कला हो जाएगी। 1890 कहां गठित हुआ? बड़ौदा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, सरस्वती, रेवती या काली? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, सरस्वती, रेवती या काली? हाँ, चित्र में तो गलती हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसका रामबाण इलाज हम लोगों ने कर लिया है आमना सामना में। सही आंसर क्या हो जाएगा? काली, ठीक है ना? तो तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? काली, ठीक है ना? काली पूजा किसका है? अब काली की बात हो रही तो काली पूजा भी। ये किसका है? ये रामचंद्रन का। ये रामचंद्रन किसका है? ये रामचंद्रन का है। काली पूजा किसका है? ए रामचंद्रन का है। काली किसका है? तैयब मेहता का है। चलिए आगे देखेंगे, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहां था? रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहां था? फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्पेन? बताइए, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहां था? रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहां था? बताइए। रोकोको शैली साथियों ये 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में देखने को मिलती है और ये दरबारी कला थी। कैसी कला थी? दरबारी कला थी। किस देश की थी? फ्रांस की थी, ठीक है ना? तो ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना? फ्रांस। फ्रांस, ऑप्शन ये सही होगा, फ्रांस, ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? बरोक युग में किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? वेलास्के, फ्रांस हाल, वान आइक या रेम्ब्रा? बरोक युग के किस चित्रकार ने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाए? रोकोको इटली में नहीं हुआ है, गलत तो आपने पढ़ लिया है, सही करिए अपने आप को। सर्वाधिक आत्मचित्र किस बरोक कलाकार ने बनाए थे? वेलास्के, फ्रांस हाल, वान आइक या रेम्ब्रा? सही आंसर क्या हो जाएगा? रेम्ब्रा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेम्ब्रा। ठीक है ना, रेम्ब्रा। ठीक, रेम्ब्रा सही होगा। आगे देखेंगे, एमएफ हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? तैल माध्यम में, एक्रिलिक माध्यम में, टेम्परा माध्यम में या जल माध्यम में? एमएफ हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? बताइए। सही क्या हो जाएगा साथियों? एक्रिलिक माध्यम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्रिलिक माध्यम में। एक्रिलिक का मतलब होता है ऐसा रंग का प्रयोग जो जल्दी सूख जाए। तो अब जो नए कलाकार हैं सब एक्रिलिक का प्रयोग करते हैं, ये जल्दी सूख जाता है। ठीक है ना, एक्रिलिक रंग जो है अपेक्षाकृत जल्दी सूख जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लियोनार्डो का जन्म हुआ था, लियोनार्डो का जन्म हुआ था कहां पर? विंची फ्लोरेंस में, पेरिस फ्रांस में, आगरा भारत में या शिराज ईरान में? लियोनार्डो का जन्म कहां हुआ था? लियोनार्डो का जन्म कहां हुआ था? लियोनार्डो का जन्म कहां हुआ था? लियोनार्डो मतलब लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहां हुआ? लियोनार्डो दा विंची साथियों क्या है? पुनरुत्थान कला का कलाकार है और चरम पुनर्जागरण कला का, किसका? चरम पुनर्जागरण कला का कलाकार है। इसका जन्म कब हुआ? 1452 एडी में। 1452 एडी में कहां पर हुआ? फ्लोरेंस में हुआ। फ्लोरेंस कहां है साथियों? इटली में है। कहां पर है? इटली का शहर है। और
इसी के जो है फ्लोरेंस शहर के गांव विंची में इसका जन्म हुआ था। और आप देखेंगे इटली में जो दो महत्वपूर्ण शहर थे, एक तो फ्लोरेंस जहां पर पुनर्जागरण कला देखने को मिलता है, तो फ्लोरेंस था, और दूसरा क्या था, वेनिस, ठीक है ना। फ्लोरेंस और वेनिस ये दो महत्वपूर्ण शहर थे जहां पर पुनर्जागरण कला देखने को मिलती है। आरंभिक पुनर्जागरण कला फ्लोरेंस में आपको देखने को मिलती है, चरम पुनर्जागरण भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो पुनर्जागरण कला में फ्लोरेंस का प्रभाव अधिक रहा है। हालांकि वेनिस के कलाकारों ने भी अपने मन मुताबिक विषय वस्तु को चुन करके रंगों को ज्यादा महत्व दे करके ज्यादा चटकीले और सुंदर चित्र बनाए थे। हाँ, तो फ्लोरेंस और वेनिस। आगे देखेंगे, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन है कर्नल टाड को, जदुनाथ सरकार को, विलियम जोन्स को या कनिंघम को। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल टाड, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और कर्नल टाड ने ही राजस्थान शब्द को क्वाइन किया था। राजस्थान को उन्होंने बताया था राजाओं के रहने का स्थान, राजाओं के रहने का स्थान। कर्नल टाड ने बहुत काम किया राजस्थान के इतिहास में, तो इनको इसीलिए राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल टाड। चलिए, शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, अबुल फजल अल बरूनी, अमीर खुसरो, फिरदौसी अल बरूनी या अबुल फजल। शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा। शाहनामा क्या है साथियों? ये ईरान के शाहों का इतिहास है। क्या है? ईरान के शाहों का इतिहास है, के शाहों का इतिहास है, ठीक है ना। हाँ, शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, और ये शाहनामा बाबर अपने साथ लेकर के आया था। कौन? बाबर अपने साथ लेकर के आया था, ठीक है ना। ये शाहनामा बाबर अपने पास लेकर के आया था। ये लंबे समय तक जो मुगल दरबार था वहां पर संरक्षित था, लेकिन जब अंग्रेज भारत में मजबूत हुए तो इसको लेकर के लंदन चले गए थे, शाहनामा को, ठीक है ना। हुमायूं लेकर के नहीं आया है, बाबर लेकर के आया था अपने साथ। हाँ, शाहनामा को बाबर अपने साथ लेकर के आया था। चलिए आगे देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी थी, मगध की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या गिरिब्रिज या राजगृह, बताइए। मगध की प्रथम राजधानी थी, मगध की प्रथम राजधानी थी, मगध की प्रथम राजधानी थी। मगध की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या राजगृह। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजगृह या गिरिब्रिज, ठीक है ना, गिरिब्रिज या राजगृह। पाटलिपुत्र बाद में, पाटलिपुत्र को अशोक राजधानी बाद में बनाता है। सही आंसर क्या है? राजगृह, राजगृह राजधानी था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट ने, नंदलाल बोस ने, मैडम भीकाजी कामा ने या पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? विकल्प है एनी बेसेंट, नंदलाल बोस, पिंगली वेंकैया या मैडम भीकाजी कामा।
सही आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली बैंकैया। सही आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली बैंकैया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पिंगली बैंकैया। पिंगली बैंकैया। जल्दबाजी में निकलने में फंबल हो रहा है, बोलते बोलते जबान लड़खड़ा जाए, इसको फंबल कहा जाता है, फंबल प्रॉब्लम। पिंगली बैंकैया। आगे देखेंगे, महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया? महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया? बूंदी, किशनगढ़, गढ़वाल या कांगड़ा? महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया? महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया? महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया? कांगड़ा, किशनगढ़, गढ़वाल या बूंदी? सही आंसर क्या हो जाएगा? कांगड़ा, कांगड़ा का, ठीक है ना, कांगड़ा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? अकबरनामा, बाबरनामा, रज़्मनामा या दास्ताने अमीर हमजा? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? अकबरनामा, बाबरनामा, दास्ताने अमीर हमजा या रज़्मनामा? सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? दास्ताने अमीर हमजा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दास्ताने अमीर हमजा। दास्ताने अमीर हमजा। महाभारत की अगर बात हो, जो कि रज़्मनामा जो है ये महाभारत का अनुवाद है, तो उसको बाद में तैयार किया गया है। अगर यहाँ पर महाभारत लिखा होता रज़्मनामा के जगह पर तो सही वही हो जाता, महाभारत। लेकिन चूंकि दास्ताने अमीर हमजा लिखा है और रज़्मनामा क्या है, ये महाभारत का अनुवाद है और ये बाद में होता है दास्ताने अमीर हमजा के, तो अगर महाभारत लिख करके आएगा तो सबसे प्राचीन महाभारत हो जाएगा। लेकिन चूंकि रज़्मनामा लिखा हुआ है तो इसीलिए यहां पर दास्ताने अमीर हमजा सही आंसर होगा, दास्ताने अमीर हमजा, ठीक है ना। चलिए, एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफा मंदिर हैं? एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफा मंदिर हैं? 12, 10, 13, 15? बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफा मंदिर हैं एलोरा में? बौद्ध धर्म से संबंधित कितने गुफा मंदिर हैं एलोरा में? तो ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बौद्ध धर्म से संबंधित कितने हैं? 12 हैं। जैन धर्म से संबंधित कितने हैं? 5 हैं। हिंदू धर्म से संबंधित कितने हैं? 17 हैं। कुल जमा कितना हो जाएगा? 34। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12। एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाएं हैं। 12। चलिए आगे देखेंगे, चित्रकार धीमान एवं वित्तपाल किस शैली के कलाकार थे? चित्रकार धीमान और वित्तपाल किस शैली के कलाकार थे? जैन, पाल, मुगल या अजंता? चित्रकार धीमान एवं वित्तपाल किस शैली के कलाकार थे?
चित्रकार धीमान और बित्तपाल। धीमान और बित्तपाल किस शैली में है? ये पाल शैली के संस्थापक कलाकार माने जाते हैं, ठीक है ना। पाल शैली के संस्थापक कलाकार हैं, संस्थापक कलाकार है कौन? धीमान और बित्तपाल। धीमान और बित्तपाल। और ये बात किसने बताई थी? ये बात किसने बताई थी? लामा तारानाथ ने। किसने? लामा तारानाथ। लामा तारानाथ ने। चलिए, किस मुगल शासक के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है? किस मुगल शासक के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? किस मुगल शासक के समय में पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है? पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। आप जानते हैं मुगल काल में अकबर के टाइम पर ही वास्तव में चित्रकला प्रारंभ होती है, क्योंकि हुमायूं का तो सत्ता ठीक ठाक नहीं था और लड़खड़ा ही रहा था अकबर के टाइम पर। तो अकबर के टाइम पर क्या क्या चीजें थी? एक तो पुस्तक चित्रण खूब हुआ, जिसको पोथी चित्रण भी कहा जाता है। पुस्तक चित्रण कहें या पोथी चित्रण कहें। इसके अलावा इसी के टाइम पर सभी ही बनने लगे थे, सभी, हाँ सभी ही बनने लगे थे। इसके अलावा अकबर के टाइम पर आप देखेंगे दरबारी चित्र। क्या? दरबारी चित्र। दरबारी चित्र का मतलब होता है साथियों जहां पर विषय वस्तु दरबारी हो। दरबारी चित्र का मतलब ये नहीं कि दरबार का चित्र बनाना, नहीं, दरबार में जो लोग रहते हैं अगर उनका चित्र बनाया जा रहा है, दरबार का कोई चीज दिखाया जा रहा है, या दरबार में कोई दरबार से संबंधित कोई भी चीज, राज दरबार से संबंधित दरबारी कला ही मानी जाती है। तो दरबारी चित्र जो है इनके टाइम पर बने हैं। तो इन्हीं में से एक सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस मुगल शासक के समय में पुस्तक चित्रों का निर्माण सबसे अधिक हुआ? अकबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अकबर। अकबर के टाइम पर दास्तान अमीर, हमजा, अकबरनामा, बाबरनामा, तूतीनामा, हाँ रजमनामा, इन सबके चित्रण होते हैं। चलिए, जहांगीर के टाइम पर क्या देखेंगे? यहां पर आपको जहांगीर के टाइम पर जो है प्रकृति चित्रण खूब देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे पशुओं के, पक्षियों के चित्र बनाए जाएंगे। और जो चित्र है वो धार्मिकता का थोड़ा दामन छोड़ेगा और सांसारिक चीजों का दामन पकड़ेगा। शाहजहां के टाइम पर दरबारी शानो शौकत खूब दिखाया जाएगा, तामझाम खूब दिखाया जाएगा, सुंदर चित्र बनेंगे। इसके अलावा एक विशेषता क्या रही है शाहजहां के टाइम पर? शाह कलम। हाँ, शाह कलम, शाह कलम, ठीक है ना। शाहजहां के टाइम पर विशेषता क्या रही है? शाह कलम, शाह कलम। और इसके अलावा शाहजहां के टाइम पर एक और विशेषता देखने को मिलता है, जो हाशिए थे, जो चित्रों के हाशिए थे साथियों, बहुत चौड़े बनाए जाने लगे थे। और इसमें कई बार ऐसा अलंकरण होता था, ऐसा लगता था कि हाशिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है चित्र से। ये शाहजहां के टाइम पर देखने को मिलता है, हाशिए का अलंकरण जो है ज्यादा होने लगा था। और जहांगीर के टाइम पर ही हाशिए बनने लगे थे, लेकिन हाशिए अपने अच्छी स्थिति में कब आए? शाहजहां के टाइम पर। हाशिया का मतलब होता है किनारा। और एक वहां से उसके बाद में आए औरंगजेब। हाँ, पापा को पकड़ करके जेल में डाल दिया, उसने कहा कला वाला बंद करो, बहुत हो गया नाटक नौटंकी। हाँ, सब उठा के फेंक दिया बरस जितना रखा हुआ था। जो बहुत दिन से पूरा भौकाल इनका था मुगलिया सल्तनत में, बड़े बड़े कलाकार थे, अब दाढ़ी, बड़ा सा रुतबा, बैठ करके आराम से पेंटिंग बना रहे हैं, बहुत सारे आगे पीछे लोग लगे हुए हैं, उस्ताद उस्ताद। औरंगजेब ने कहा भाग निकल यहाँ से, बहुत सारा चित्र बना लियो, निकल लो यहाँ से, कट लो। औरंगजेब कला का विरोधी था, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे।
जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीला पृष्ठभूमि पर। जोगी मारा के चित्र बने हैं जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीला पृष्ठभूमि पर। अब यहां पर दो सही होगा, एक तो छत पर बनाए गए हैं और जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, सफेद है। तो सफेद पृष्ठभूमि है और छत पर बनाए गए हैं चित्र। पृष्ठभूमि सफेद है और जो चित्र बनाए गए हैं वो छत पर बनाए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, औरंगजेब ने चित्रकला विभाग को बंद कर दिया, नहीं तो और बहुत सारा पढ़ना पड़ता। अलग तर्क है भाई साहब। आगे देखेंगे, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वास तकनीकी, तैल रंग, पेस्टल रंग या फ्रेस्को तकनीकी? अजंता के चित्रण की विधि क्या है? अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वास, तैल रंग, पेस्टल रंग या फ्रेस्को तकनीकी? ए बी सी डी। हाँ, छत पर भी बने हैं और सफेद पृष्ठभूमि भी बने हैं। जोगी मारा के जो चित्र हैं वो छत पर बनाए गए हैं और सफेद पृष्ठभूमि पर बनाए गए हैं। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वास तकनीकी, तैल रंग, पेस्टल रंग या फ्रेस्को? ये तो बड़ा सिंपल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेस्को तकनीकी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना? अरे फिर से एक नंबर से आ गया। ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? बताइए, ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? अनिश्चय, संक्रमण, पतन या महत्वाकांक्षा? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? अनिश्चय, संक्रमण, पतन या महत्वाकांक्षा? तो सिंपल है, कॉमन सा दिमाग लगाना है। लोग कहते हैं ना ये ऊपर जा रहा है, हाँ ऊपर जा रहा है। अब बिल्कुल ऊपर मत भेज देना नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, पतन हो जाएगा। यहां ऊपर का मतलब क्या है? ग्रोथ है, महत्वाकांक्षा है, विकास है। भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं, भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं फ्रेस्को, टेम्परा, गैसो या म्यूरल? भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं, भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं फ्रेस्को, टेम्परा, गैसो या म्यूरल? बहुत मारेंगे, फ्रेस्को तकनीकी है। फ्रेस्को क्या है? तकनीकी है। क्या कहते हैं, कौन सा म्यूरल कहां पर बना हुआ है? म्यूरल बोलते हैं, भित्ति चित्र। ठीक है ना, म्यूरल। ऑप्शन सी सही होगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। और फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो,
खुशबू का व्यापार करो, इश्क अगर खता है तो एक बार नहीं 100 बार करो। मजा आया कि नहीं? बीच बीच में इंटरटेन होना जरूरी है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका शेर है ये। हमने तो सुना दिया। हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यूरल। मल्लाह का मतलब होता है जो पतवार को आगे बढ़ाते हैं ना, नाबिक जिन्हें कहा जाता है, नाबिक। हाँ, राहत इंदौरी साहब का है, ठीक, बिल्कुल इंदौरी साहब का है। कंपनी पेंटिंग क्या है? यथार्थवादी पेंटिंग है, लघु चित्रकला है, भित्ति चित्र है, या अमूर्त चित्रकला है? कंपनी पेंटिंग क्या है? कंपनी पेंटिंग क्या है? सौरभ तिवारी को ये पूछ रहे हैं इस शायरी का मतलब क्या है। इसको भैया लिख लो, उस पर रिसर्च करो क्या मतलब है, हैं? हाँ, यथार्थवादी पेंटिंग, लघु चित्रकला, भित्ति चित्र, अमूर्त चित्रकला, बताइए। अब यहां पर जो विकल्प है साथियों, थोड़ा सा पहली बात तो जो कंपनी पेंटिंग है साथियों, ये लघु चित्रकला है। क्या है? लघु चित्रकला है। लेकिन जो इसमें चित्रकारी की गई है वो यथार्थवादी है। यथार्थवादी चित्र वो होते हैं जो सीधे देखा जाए और उनको बना दिया जाए, यानी कि रियलिज्म, जो रियलिज्म यथार्थवाद है उसमें क्या होता है, चित्र को सीधे देखो और बना दो। जैसे आप देख रहे हैं जो प्रभाववादी कलाकार हैं उनके चित्र भी यथार्थवादी हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो देखूंगा वही बनाऊंगा, वैसे रंग का प्रयोग करूंगा जो प्रकृति में पहले से है। हाँ, तो इनके जो चित्र थे साथियों वो यथार्थवादी ही थे। भारत की दुर्दशा को इन्होंने दिखाया, समस्याओं को दिखाया, भारतीय लोगों का जीवन को दिखाया इन्होंने। तो इसलिए यहाँ पर ये विकल्प दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए थे। हाँ, और ये लघु चित्रकला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये दोनों इसमें सही हो सकता है, ठीक है ना? यथार्थवादी भी होगा, यथार्थवादी होगा, क्योंकि जो चित्र बनाए गए, जो विषय वस्तु थे वो यथार्थवादी ही थे। हाँ, और लघु चित्रकला तो है ही। चलिए आगे देखेंगे। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? रस्किन, प्लेटो, क्रोचे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बताइए। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? हाँ, जैसा देखो वैसा ही अगर बनाया जाए तो उसको यथार्थवादी कहेंगे। कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रस्किन। क्या हो जाएगा? रस्किन। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रस्किन, ठीक है ना? रस्किन सही होगा, रस्किन। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? रस्किन का है। तो कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है।
कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये कथन किसका है? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ये रस्किन का है। ये किसका है? रस्किन का है। दोनों में डिफरेंस है, हाँ, दोनों में अंतर है, इसीलिए विकल्प में दोनों है। ठीक है ना। प्लेटो ने क्या कहा? कला सत्य की क्या है? अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की क्या है? अनुकृति है। प्लेटो ने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है, हाँ। और क्रोचे ने क्या कहा है? क्रोचे ने क्या कहा है? क्रोचे ने क्या कहा है? कला बाह्य प्रभाव का आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्या है? कला बाह्य प्रभाव का आंतरिक अभिव्यक्ति है। आंतरिक अभिव्यक्ति है। बाह्य प्रभाव का आंतरिक अभिव्यक्ति है। ठीक है ना। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। मैं देख रहा हूं 350 स्टूडेंट ऐड हैं और लाइक की संख्या 164। अच्छा, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, और अगर पसंद आया है तो लाइक क्यों नहीं किया बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्यता, लावण्य योजना, प्रमाण या वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के षडांग, भारतीय चित्रकला के षडांग रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। है तो अनुपात को किससे बताया गया है? प्रमाण से। ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रमाण। अनुपात मतलब प्रमाण। प्रमाण। षडंग की जानकारी कहां से मिलती है? हाँ, कहां से? जयमंगला से। जयमंगला, यशोधर पंडित। हाँ, और क्या है? ये कामसूत्र पर टीका लिखा गया है। किस पर? कामसूत्र पर। कामसूत्र किसका है? रूप भेदा, यानी कि रूप में भेद। आप राम को बना रहे हो, कृष्ण को बना रहे हो, मोहन को बना रहे हो, चच्चा श्याम को बना रहे हो, किसको बना रहे हो, ये अलग होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए। रूप भेदा प्रमाणानि,
गाय बना रहे हो कि हाथी बना रहे हो, उसका अनुपात ठीक होना चाहिए। रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य नियोजनम, जो भाव तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, पता चला कि तुम दुख को दिखाने का प्रयास कर रहे हो, उसका ओठ खोल दिए, वो इसे खींच काट रहा है। हाँ, तो भाव वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, फिर चित्र सही नहीं बनेगा। तो रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजना। हाँ, लावण्य योजना का मतलब क्या है? सुंदरता, यानी कि चित्र में सुंदरता लाया जाए, लावण्य योजना। सादृश्यम, जैसा दिखाना चाहते हो वैसा ही हो, ऐसा नहीं कि तुम बना रहे हो ऐश्वर्या राय को बन जाए जो है अमिताभ बच्चन। तो सादृश्यम। वर्णिका भंगम, वर्णिका भंगम मतलब कौन से रंग का प्रयोग कहां पर करना है। अब पता चला कि तुम बादल को तुम हरा दिखा दिए हो और जो है पेड़ को नीला दिखा दिए हो, तो वर्णिका भंग जो है ठीक नहीं है। वर्णिका भंगम। इत चित्र षडंगकम, तो ये 6 अंग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रोजर फ्राई, सर हर्बर्ट रीड, बी स्मिथ या स्टेला क्रैमब्रिस? स्टेला क्रैमब्रिस। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल सही जवाब, हर्बर्ट रीड। कौन है? हर्बर्ट रीड, सर हर्बर्ट रीड। सर हर्बर्ट रीड। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, लास्को की गुफा या अल्तामीरा की गुफा? वृषभों वाला कक्ष ग्रेट हॉल ऑफ बुल किसमें स्थित है? अब ये सब जो गुफाएं हैं ये यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला की गुफाएं हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला की गुफाएं हैं। वृषभों वाला कक्ष ग्रेट हॉल ऑफ बुल। सही क्या हो जाएगा? लास्को की गुफा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लास्को की गुफा। हाँ, लास्को की गुफा। लास्को की गुफा किस देश में स्थित है? भाइयों बहनों बताइए, लास्को की गुफा किस देश में स्थित है? लास्को की गुफा किस देश में स्थित है? लास्को की गुफा किसका? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र का है। और फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र कहां कहां पर आपको देखने को मिलता है? एक तो उत्तरी स्पेन में, कहां पर? एक तो उत्तरी स्पेन में लास्को की गुफा फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र का है।
फ्रैंको कैटाब्रियन, कैटाब्रियन क्षेत्र का है। और इसमें दो आपको देखने को मिलेंगे, एक तो उत्तरी स्पेन, उत्तरी स्पेन, और दूसरा क्या है, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी फ्रांस। हाँ, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस। तो जो लास्को की गुफा आपकी साथियों है, ये कहां पर है, यहीं पर है, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का हिस्सा है, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का हिस्सा है। लास्को की गुफा दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का हिस्सा है। लास्को की गुफा की खोज किसने की, मार्शल रेबिडेट ने। किसने, मार्शल रेबिडेट ने, मार्शल रेबिडेट ने किया। कब किया बताइए, मार्शल रेबिडेट ने लास्को गुफा की खोज कब की, मार्शल रेबिडेट ने लास्को गुफा की खोज कब की, मार्शल रेबिडेट ने लास्को गुफा की खोज कब की। मार्शल रेबिडेट ने लास्को गुफा की खोज कब की, बिल्कुल 1940 में। कब, 1940 में, 1940 एडी में, ठीक ना, 1940 एडी में, 1940 एडी में। चलो आगे बढ़े। सर्वप्रथम अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की, मारिया सातोला ने, डी पिरोनी ने, ई रेबियर ने, या एच ब्रुएल ने। सर्वप्रथम अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की, अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की, अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की। कौन कहता है भगवान आते नहीं, जैसे बुलाते नहीं। बताइए, मारिया सातोला, मारिया सातोला ने। अल्तामीरा गुफा कहां पर है साथियों, ये उत्तरी स्पेन में है। कहां है, उत्तरी स्पेन में है, उत्तरी स्पेन का हिस्सा है, उत्तरी स्पेन, ठीक ना। खोज किसने किया, मारिया सातोला ने किया। कब किया, अब बताइए। हाँ, मारिया सातोला ने इसका खोज कब किया, किस वर्ष किया, मारिया सातोला ने इसका खोज किस वर्ष किया। 1879, 1879 एडी में मारिया सातोला ने 1879 में इसका खोज किया। हाँ, रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है, रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में, ठीक है ना, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम।
हाँ, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी से, कोटा से, लाल घाट से, काली घाट से। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, काली घाट या लाल घाट? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? काली घाट। और ये साथियों क्या है? ये बाजारी कला है। क्या है? बाजारी कला है, ठीक है ना, बाजारी कला है। यानी कि यहां पर चित्र बनाए जाते थे सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए। काली घाट के पटुआ चित्र। और इसी से प्रभावित हुए थे कौन? यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय भारत के लोक कला के सबसे बड़े कलाकार, जिन पर लोक कलाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। यामिनी रंजन राय भारतीय कला के पैगंबर कहे जाते हैं। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रवादी कलाकार। किसको? यामिनी रंजन राय को राष्ट्रवादी क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने भारतीय मौलिकता को चित्रण में स्थान दिया। ये उस धारा में नहीं बहे जिस तरफ सब लोग बह रहे थे। यामिनी रंजन राय। अल हाँ, अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? दास्ताने अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? 260, 385, 420 या 360? बताइए, अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? दास्ताने अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? बहुत ही सिंपल है, 360 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 360 कहानियां हैं। दास्ताने अमीर हमजा में 360 कहानियां हैं। बसावन का पुत्र था मीर मंसूर, मनोहर, केसू या मीर हासिम? बसावन का पुत्र था, बसावन का पुत्र था मीर मंसूर, मनोहर, मीर हासिम या केशव? बसावन का पुत्र था, सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोहर, ठीक है ना, मनोहर। भारतीय शिल्प के सडंग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय शिल्प के सडंग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, आसित कुमार हालदार, पर्सी ब्राउन या गगनेंद्र नाथ टैगोर? भारतीय शिल्प के सडंग और अल्पना पुस्तक के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, आसित कुमार हालदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन। सही आंसर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर यानी कि अवनी बाबू। अवनींद्रनाथ टैगोर यानी कि अवनी बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं। प्रणय दूत अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या नंदलाल बसु? प्रणय दूत, प्रणय दूत। प्रणय दूत किसका है? प्रणय दूत
देख रहे हो, इतना चित्रकारों का इतना रिवीजन कराने के बाद भी बहुत सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? गगनेंद्र नाथ टैगोर। जितने लोग अवनींद्र नाथ टैगोर बताए हो, कान पकड़ के उठ बैठ लो, हम तो आ नहीं पाएंगे दंड देने के लिए। इतना दिन से रिवीजन करवा रहे हैं, अभी भी गलत करोगे तो कैसे काम बनेगा है? कान पकड़ के उठ बैठ लो जहां पर हो, थोड़ा योगा भी हो जाएगा सुबह सुबह। हाँ, गगनेंद्र नाथ टैगोर। जितने लोग बताए हो अवनी बाबू, खुद को दंड दो लो। सब नकल करते हैं, ऊपर वाला क्या बता रहा है हम भी वही बताएंगे, वही सही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे आप जिस परीक्षा हाल में बैठे होते उसमें एक एक हाल से एक सिलेक्शन तो होता नहीं है, पता चलता है पूरा पूरा हलवा फेल हो रहा है। अब तुम दूसरे का नकल कर रहे हो, वो कौन सा गोला कर रहा है, हम भी वही गोला करेंगे। देख घुमा के, अरे तुम पढ़ के क्या आए हो वो गोला करो ना, दूसरा वाला गोला करा तो करने दो। गगनेंद्र नाथ टैगोर। इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? दमयंती और हंस, गरीबी, शकुंतला और दुष्यंत भारत माता। बताओ, रवि वर्मा का कौन सा कृति नहीं है? हरिवम त्रिपाठी जी कहीं बाजार में हैं और कान पकड़ के उठ बैठ रहे हैं। उसका आप वीडियो बना लीजिए, हमको भेज दीजिएगा। कल हम स्टूडेंट को दिखा देंगे। इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? बहुत ही सिंपल है, भारत माता। हाँ, भारत माता किसका है? हुसैन का है और अवनी बाबू का है। हाँ, ऑप्शन